हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास +1 समाज शास्त्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। पहले अध्याय का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें केवल कॉन्सेप्ट है, वो भी शॉर्ट मेथड में। चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी कहानी के अनुसार है। कहानी आप समझेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा वो डायरेक्ट मैंने समझाया आपको, कुछ पिक्चर्स के द्वारा, कुछ वर्डिंग के द्वारा डायरेक्ट ही। और पार्ट 2 हमने क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग रखा है ताकि आपकी पेपर की प्रैक्टिस हो सके। अभ्यास के क्वेश्चन मैंने 2 बोले थे, 4 क्वेश्चन है टोटल, 2 मैं यहाँ करा रहा हूँ, 2 आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन 1 है, समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जन्म की बात होगी कि समाजशास्त्र का जो विकास है वो क्यों महत्वपूर्ण है, वो कैसे विकसित हुआ, विकसित का महत्व बताना है, केवल विकसित होने का। तो उसके 2 कारण थे, एक तो व्यक्तिगत पहलू और दूसरा सामाजिक पहलू। यहाँ पे एग्जाम्पल इंग्लैंड का दिया गया है, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति का भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो इंग्लैंड में क्रांतिकारी हुआ था, ये व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक पहलू है। तो इसके द्वारा पूरे कारखाना में आंदोलन हुआ और आधुनिक परिवर्तन आए थे। भारत में ऐसा नहीं था, भारत में विकास के लिए व्यक्तिगत वाला यूज हुआ था मेथड, और उसके बाद सामाजिक। तो यहाँ पे बोला गया है सामाजिक संगठन भी यूज हुए भारत में, व्यक्तिगत भी। लेकिन इतिहास में, भारतीय इतिहास में, समाजवाद में सिर्फ सामाजिक आपको समस्या ही दिखेंगी। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और उसमें समाजशास्त्र का कोई भी टॉपिक आएगा तो उसमें कमियां दिखेगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप कहेंगे कैसे, तो इतिहास में स्पेशली यह है कि जो आपके एग्जाम्पल ले सकते हैं, सती प्रथा, वो भी समाजशास्त्र का ही हिस्सा था। तो उसमें क्या है, आपके हमले ही हैं समाज पे। उसके बाद बाल विवाह, उसके बाद बच्चों से काम करवाना, वो भी आपका वही है। अब सब के सब आज अपराध में गिने जाते हैं, लेकिन इतिहास में ये सब समाजशास्त्र के हमले हैं कि समाजवाद पे ये सब कमियां थी। लेकिन भारत में कई सारी चीज़ें बदलाव आए। उस बदलाव में सबसे मेन था सामंतवाद और पूंजीवाद। प्राइवेट चीज़ें होने लगी, जिसमें कई सारी चीज़ें अच्छी भी हुई और कमियां भी आई। तो ये एक बदलाव और विकसित का कारण था। इसके 2 मेथड होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक आपके जो सामूहिक है या सामाजिक मेथड ले लीजिए। इसमें राजनीति का भी बहुत बड़ा महत्व है। समाज में कोई भी चीज़ बदलाव आते हैं तो बिना राजनीति के नहीं आ सकता। अब राजनीतिक महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि वो नियम बनाएंगे और उस सामाजिक बुराई को खत्म करेंगे उसी नियम के द्वारा। इसीलिए राजनीतिक महत्व भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और विकसित के लिए भी। तो ये आपका क्वेश्चन 1 इम्पोर्टेंट था, और जो मैंने करा दिया आपको, ये क्वेश्चन 3rd है। मैंने 2 ही क्वेश्चन बोले थे, पहला और तीसरा अभ्यास से, दूसरा और चौथा आप खुद करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा गया, चर्चा कीजिए आजकल अलग अलग विषयों में परस्पर लेन देन कितना ज़्यादा है। हमसे सिर्फ जो सामाजिक विज्ञान है उनकी बात की जा रही है। सामाजिक विज्ञान में आपके इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, ज्योग्राफी, भूगोल, इतने ही सब्जेक्ट आते हैं, 5। तो इन्हीं का लेन देन आपसे पूछ रहा है। तो लेन देन तो बिल्कुल है, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको। और ऐसे ही आपने आंसर लिखनी है, ये तो एक्सरसाइज का है। समाजशास्त्र में आप इस तथ्य से स्पष्ट कर सकते हैं कि अलग अलग विषयों में कितना लेन देन है। हर विषय एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। राजनीति समाजशास्त्र से, समाज में जो भी बदलाव आएंगे वो राजनीतिक के द्वारा आएंगे, यानी वो नियम बनाएंगे, उस नियम के अनुसार बदलाव आ जाते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया इतिहास। इतिहास और समाजशास्त्र का सबसे जो इम्पोर्टेंस रोल का है वो क्या होगा, क्योंकि जो भी बदलाव आया वो इतिहास में स्टार्टिंग था, तो आज बदलाव है। बदलाव की शुरुआत इतिहास में हुई थी, लेकिन आज भविष्य में बदलाव आ चुका है। अर्थशास्त्र, समाज की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कैसी है, वो सब हम जानेंगे अर्थशास्त्र से। अब इसमें राजनीति का क्या रोल है। राजनीति का समाजशास्त्र में महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना राजनीति कोई बदलाव तो आ ही नहीं सकता है समाज में। राज्य की सभी नियम समाज में होते हैं। राज्य में जितने नियम बनते हैं वो समाज में ही लागू किए जाते हैं। तो आपको पता अब तक लग चुका है कि इतिहास में और समाजशास्त्र में क्या जो आप संबंध है या लेन देन है वो कैसे है।
राजनीति और समाजशास्त्र का कैसे लेन देन है। उसके बाद जो राज्य और ये नियम है, राजनीतिक नियम, वो सब समाज में लागू होते हैं। इन सभी विषयों का आपस में लेन देन है, परस्पर लेन देन है, परस्पर जुड़ाव है और इसी के द्वारा सभी विषय चलते भी हैं। तो आपके अभ्यास के 2 क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब एक चीज़ आपको क्लियरिटी करा दूँ कि +1 के जो पेपर है वो स्कूल ही ऑर्गेनाइज कराता है। प्राइवेट स्कूल खुद ऑर्गेनाइज कराते हैं, पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट में 3-4 स्कूल को कंबाइन कर एक दूसरे की पेपर एक्सचेंजिंग की जाती है। पर अब ऐसा चेंजेस किया जा रहा है। स्टेट वाइज जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, वो ऑर्गेनाइज करेगा +1 का पेपर। तो पेपर कोई भी ऑर्गेनाइज करे, अगर बुक यही है, चैप्टर यही है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपने याद रखना है, 1 नंबर में आए तब भी, 2 में आए तब भी यही लिखना है। क्वेश्चन 1 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र किसे कहते हैं? समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। इसमें 2 प्रकार के शब्द, समाज और दूसरा शास्त्र। समाज आपका लैटिन भाषा से लिया गया है और शास्त्र ग्रीक भाषा से। अब समाजशास्त्र में आते क्या हैं? समाजशास्त्र में सामाजिक मुद्दे, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण इत्यादि शामिल हैं और इन सब से अवगत कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1 में आया, 2 में आया, आपने इतना ही लिखना है। समाजशास्त्र के निर्माता कौन है? तो निर्माता है अगस्ट कॉमेट। तो स्पेलिंग में थोड़ा चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी में क्या है। निर्माता, संस्थापक या पिता, तीनों आएगा तो आपने भी वही लिखना है जो क्वेश्चन में होगा, वर्डिंग। अब यहाँ पे है आपके अंतर बेसिस के क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। बुक में 7 से 8 हेडिंग है, लेकिन लास्ट में जो 3 हेडिंग है ना, उन्हीं हेडिंग्स पे से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के लिए और इम्पोर्टेंट है नॉलेज के लिए भी। तो यहाँ आपका पहला अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर। एक बार ही आपको समाजशास्त्र का अंतर समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन में सेम रिपीटेड होएगा। सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, इसीलिए समाजशास्त्र समान ज्ञान है। अब सामाजिक जो बोला गया संबंध, वो आपको पता होगा समान ज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें सारी समान चीज़ आती है। धर्म, उसके बाद आपके कल्चर यानी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, नातेदारी, ये सब आते हैं और ये सब समान ज्ञान का हिस्सा है। तो इसीलिए इसे बोला गया है समान ज्ञान। मनुष्य के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन। अब आप कहेंगे प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन, बच्चे ने जन्म लिया तो सामाजिक पहलू क्या था, जन्म से पहले क्या था, उसके बाद वो बड़ा होएगा तो समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है, इसीलिए बोला जाता है ये प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसलिए विस्तृत विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान माना गया इसे, क्योंकि समाज के हर इस हिस्से में जितनी जगह इंसान रहते हैं उस सब पहलू का अध्ययन होता है, चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो, शहर का हो, गांव का हो, जनजातीय हो, तो इन सभी एरिया का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप समझ नहीं पाए, और आसान दृष्टिकोण है जिससे हर पहलू को आप समझ सकते हैं आसानी से। इसका प्रकृति समूहवादी है, हर चीज को समूह में बांटा गया है। धर्म की अपनी समूह है, वर्ण की अपनी है, वर्ग की अलग है, जाति के अलग है, उसके बाद रिश्तेदारी नातेदारी अलग समूह में। मतलब हर एक चीज को समूह में डाला गया है ताकि आप हर चीज आसानी से समझ सकें। समाजशास्त्र में जो नियम है वो व्यवहारिक नियम है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की तरह लिखित नियम नहीं है। हाँ, अगर आपसे गलती होती है समाज में तो समाज आपका बहिष्कार करेगा और आपको समाज से निकाल देगा, इतना कर सकता है। अब ये रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए एक एक लाइन समझाए, एक एक वर्ड तो रिपीट नहीं होएगा, सिर्फ एक साइड रिपीटेड होएगा बाकी क्वेश्चंस में। अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंध होता है और ये विशेष विज्ञान है क्योंकि पैसे से रिलेटेड है। मानव के आर्थिक पहलुओं का ही अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है, केवल पैसे पे बात होएगा कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस काम में लगा, बिजनेस में, इकोनॉमी में, वर्ग में, सब कुछ इसमें ऐड होएगा। अर्थशास्त्र के नियम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर होते हैं। नियम तो हैं इसमें, लेकिन सारे नियम आर्थिक क्रिया पे बेस्ड हैं। इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, वैसे समझा रहा हूँ, फिर भी इतिहास पुरानी चीजों
अब जो इतिहास है, इतिहास में पुरानी चीज़ों, बीती घटनाओं पर आधारित होता है इतिहास। इसकी पद्धति है पौराणिक चीज़ें और अवशेष के आधार पर होता है। रचना और घटना इन सब का वर्णन करते हैं प्राचीन चीज़ों पे। इसमें सांस्कृतिक सभ्यता होती है, देश और काल दोनों की। इतिहास अधिक प्रमाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस राजा को जैसे बुझाया वो लिखा गया, और जो लिखित चीज़ें हम मानते हैं। आपको समझ में अब यहाँ पे समझाते हैं कि अगर कोई बोलता है कि असहयोग में इतने लोगों ने भागी, तो सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन कराया जाता है, और ये चीज़ भी आपको प्रमाण होते हैं। उसके अलावा जो इतिहास के वो कोई प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक रीज़न और है, क्योंकि इतिहास में जो चीज़ें हो जाती है वो जैसे लिखाया गया वैसी है। अब किसी राजा ने अपने बारे में केवल अच्छाई लिखा है, वही है, उसकी एक भी कमी आपको नहीं मिलेगा। तो यानी हम लिखित पर मान लेते हैं वही सच है, क्योंकि हमारे पास कोई और स्रोत नहीं है। तो इसीलिए इसका यही एक पॉइंट्स है जहाँ पे आपको हिस्ट्री में नेगेटिव है, बाकी कई सारी पॉजिटिव पहलू भी हैं इसके। अब है राजनीति वाला। राजनीति और समाजशास्त्र में अंतर सेम 3-4 नंबर में आएगा आपका। राजनीति शास्त्र राज्य के राजनीतिक समाज का विज्ञान है। सीधा आप लिख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान राज्य के नियमों के लिए होता है। राजनीतिक शास्त्र का दृष्टिकोण शासकीय और राजनीतिक है। बिल्कुल, शासन कैसे चलेगा सारी बातें उसी के अनुसार होगी। राजनीतिक शास्त्र में राज्य द्वारा स्वीकृत नियंत्रण के साधनों का अध्ययन होता है। अब यहाँ पे ये होता है कंट्रोल कैसे होगा, सिस्टम कैसे चलेगा, इन सब पे होते हैं पूरे सब्जेक्ट। राजनीति शास्त्र व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में देखता है, यानी वोटिंग अधिकार इन सब के आधार पर। राजनीतिक शास्त्र राजनीति और शासकीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ शास्त्र है। तो बिल्कुल ये सब जुड़ा हुआ है राजनीति शासन व्यवस्था से। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान का अर्थ है मानसिक, यानी सब कुछ सोच और समृद्धि जो दिमाग की बुद्धि है उसी के अनुसार जो आंसर है वो लिखना है। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति और मानसिक प्रक्रिया से है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार स्वयं मनुष्य की ही मानसिक विशेषता है, और ये व्यवहार हर व्यक्ति की अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। इस प्रकार मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्त है। इस प्रकार आप देखते हैं वही देखने का नजरिया। मनोविज्ञान का अध्ययन केवल मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियां हैं। देखने का जो नजरिया सिर्फ एक पहलू है, मनुष्य की मानसिक स्थिति बस। मनोविज्ञान अपना अध्ययन के काल मनोवैज्ञानिक परीक्षण और निरीक्षण के आधार पर ही करता है। जांच पड़ताल वर्ड सुना होगा आपने सिंपल। तो जब तक मानसिक परिस्थिति की जांच पड़ताल नहीं होगी मनोविज्ञान में कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया जाता। तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चंस मैंने कम कराए तो आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। अगले वीडियो में उसे भी करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से आपके शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ये चैनल क्वेश्चन और प्रैक्टिस बेसिस के लिए है ताकि स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।